हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 29 को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है केयरिंग फॉर द ओल्ड। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इंडिया में एल्डरली के स्टेटस की बात की जाएगी, उनसे रिलेटेड इश्यूज, गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं उनके लिए, सारी चीज़ों की बात की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है जनरेटिव एआई के बारे में, उसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड और क्या क्या इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ों की बात की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर है, एम.एस. स्वामीनाथन के ऊपर ये आर्टिकल है और आपके जीएस 4 और 3 दोनों पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल को हम देखेंगे। एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी के एग्जाम्पल को, तो प्लीज़ ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है पढ़ के नोट्स बना सकते हैं आप। और हमारा लास्ट आर्टिकल है वर्ल्ड ऑफ कुकीज़ के ऊपर। कुकी के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोग थोड़ा मोटिवेशन दीजिए हम लोगों को और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और बेहतर कंटेंट आपके लिए हम बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है केयरिंग फॉर द ओल्ड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, जीएस 1 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली मेंस में आपको क्वेश्चन आएगा, वो हम प्रिपेयर करेंगे। आपको पूछा जा सकता है एल्डरली ऑफ इंडिया का क्या स्टेटस है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके साथ सरकार क्या कर रही है और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, इसका पूरा हम प्रिपेयर करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन जो डेटा होगा वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा, जो आर्टिकल में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन है 60 से ऊपर वाले सिटीज़न की, वो अभी 10% है और 2050 तक के वो कितनी होने वाली है, डबल होके 20% होने वाली। 20% पॉपुलेशन अगर ओल्ड एज या एल्डरली पीपल की हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, हर 5 पर्सन में एक पर्सन हमारा क्या होगा, एल्डरली होगा इंडिया में। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं। सबसे पहले इकोनॉमी की इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। इकोनॉमी के लिए क्या फ़र्क, इकोनॉमी में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो इकोनॉमी में वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसमें डिपेंडेंसी रेशियो उनके लिए बढ़ जाएगा, है ना। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। डिपेंडेंट जो एल्डरली है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन पे, क्योंकि ये अर्न तो नहीं कर पाएंगे और सारा का सारा जो पैसा होगा इनसे, इनकी हेल्थ से रिलेटेड और जितना भी इनसे कंजम्पशन से रिलेटेड, वो कौन पे करेगा, वर्किंग पॉपुलेशन। तो जो पैसा पहले इन्वेस्टमेंट में जा रहा था, वो पैसा सेविंग्स वाला इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो पैसा कंजम्पशन में जाएगा हमारे जो एल्डरलीज हैं उनके लिए। तो ये पैसा अगर कंजम्पशन में जाएगा तो ओवरऑल जीडीपी जो होगी वो कम होगी, और यही हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन के कारण जीडीपी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो चेंजेस आएगा इंडिया में भी, वो जीडीपी 2050 के बाद कम होने लगेगी। उसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उस पर बहुत प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ओल्ड एज के साथ बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी प्रेशर बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्टेट्स की। कुछ स्टेट हैं जहाँ पर टीएफआर ऑलरेडी क्या है, 2.1 से कम है। जितने भी सदर्न स्टेट हैं जैसे कि केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर 2.1 से टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम होने के कारण ऑलरेडी एजिंग शुरू हो गई है। और बहुत सारे स्टेट हैं यूपी, बिहार, जहाँ पर 2.1 से ज़्यादा है और एजिंग 2036 के बाद से चालू होगी, ऐसा इस आर्टिकल में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जो एल्डरली हैं उनके क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो फर्स्ट इशू क्या है, सोशल इशू की बात करेंगे। जैसे जैसे आप 60 के ऊपर आएंगे आपको बहुत तरीके की इमोशन फेस करना पड़ेगा, जैसे कि नेग्लिजेंस बाय किड्स टूवर्ड्स देयर पेरेंट, है ना। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है आज की सोसाइटी में। उसके कारण आपको दुख हो सकता है, आपको क्या होगा, लोनलीनेस फील होगी, आइसोलेशन में आ सकते हैं, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, लोनलीनेस, यूज़फुलनेस एंड आइसोलेशन इन एल्डरली। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती है 60 के बाद से। उसके साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आएंगे, जैसे कि इनकम सिक्योरिटी। हमारे यहाँ जो मेजरली
वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में है इस वक्त। अब इनफॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी तो नहीं होती है, 60 के बाद आपको पेंशन हार्डली मिल रही होगी मैक्सिमम पॉपुलेशन को। हार्डली पेंशन मिलने के कारण इनकम का इशू आएगा और डिपेंडेंसी ऑन चिल्ड्रन जो है बढ़ जाएगी। और जब डिपेंडेंसी ऑन चिल्ड्रन होगी और जब चिल्ड्रन ऐसे निकलेंगे नेग्लिजेंस वाले, तो आपको फिर लोनलीनेस, आइसोलेशन उठाना पड़ेगा। इस तरीके की फीलिंग्स आपको झेलनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी नहीं रहती है ना। बहुत सारे लोग क्वार्टर्स में रहते हैं, उतनी अर्निंग नहीं होती है, उसके बाद फिर उनके पास हाउसिंग फैसिलिटी नहीं। बहुत सारे एल्डरलीज को फिर बाहर भी कर दिया जाता है बच्चों के द्वारा अपने घर से बाहर, तो ओल्ड एज होम सस्ते अवेलेबल नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाले इश्यूज़ हैं। हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ में भी जो है बहुत ज़्यादा इशू होंगे, जैसे कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गई, है ना। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ, सोशल इश्यूज़ के कारण जैसे आइसोलेशन, डिप्रेशन, मैंने कहा ही है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब सरकार इनके लिए क्या कर रही है, सरकार बेसिकली ने कई सारी स्कीम शुरू की है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इंदिरा गांधी योजना जो कि काई की है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की, ठीक है। इसमें 200 रुपये पर मंथ दिया जाता है 60 से 79 एज तक, और 80 से ऊपर एज को 500 रुपये। ये बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की बात करते हैं तो एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड टू बीपीएल। इसमें है ना 2016 में शुरू की गई थी। बहुत सारे जो बहुत जब हेल्थ आपकी कैसी हो जाती है, ओल्ड एज में आ जाते हो, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे डिवाइसेस आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो। उसके बाद लीगल बैकिंग की बात करते हैं। आर्टिकल 41 और 46 में डीपीएसपी में सरकार को कई सारे ऐसे दिए हुए हैं प्रोविजंस की वो एल्डरली के लिए क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2007 पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चिल्ड्रंस की जिम्मेदारी है माँ बाप का मेंटेनेंस करना और उनका वेलफेयर करना। लेकिन उसके बाद भी ये इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। एक पॉलिसी बनाई गई है, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999, ठीक है। तो ये पॉलिसी बनाई है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी नहीं है, इसके लिए भी अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए एक और जो इशू चल रहा है वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली, ठीक है। क्या हो रहा है, जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा जी रही हैं, और मैक्सिमम पॉपुलेशन एल्डरली की किसकी है, महिलाओं की। महिलाएं और वनरेबल होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, ना उनके पास इनकम होती है, ना फिर उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी होती है। तो ये और बड़ा इश्यू हो गया है। उनके साथ एज के साथ हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, इमोशनल हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो वनरेबल महिलाएं भी हैं और उन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सब सारे इश्यूज़ हो जाएंगे। ये सब जो है गवर्नमेंट कर रही है, और एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है, सरकार जो है एक अलग से स्पेशल बजट बना सकती है। आने वाले समय में ओल्ड एज होम पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जो लोग आइसोलेशन फील कर रहे हैं, है ना, उनको एक कम्युनिटी में, ओल्ड एज होम कम्युनिटी में शिफ्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट देने की ज़रूरत है जो ओल्ड एज सिटीज़न हैं, ताकि उनके पास जो है इनकम बच सके। और जो फंड है ना, जो पेंशन है, उसको एटलीस्ट 2000 रुपये महीना, है ना, 200 और 500 रुपये में आज के ज़माने में क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है आने वाले समय के लिए, अगर सरकार को प्रिपेयर होना है तो। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, शुड जनरेटिव एआई बी रेगुलेटेड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर आपको पूछा जा सकता है। इस साल AI पूछा गया था, नेक्स्ट ईयर जनरेटिव AI के बारे में क्वेश्चन आने की संभावना है, और आपको उससे रिलेटेड इश्यूज़ पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको रेगुलेशन वाले इश्यूज़ भी लिखना होगा। तो मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है ये। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है अगले साल। ChatGPT से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आप लोगों को तो पता ही है जनरेटिव AI क्या है, ठीक है। AI के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। AI बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ह्यूमन की तरह मशीन बिहेव करने लग जाए तो उसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ही जनरेटिव एआई डिपेंड करती है। जनरेटिव एआई का काम क्या है, वो बहुत सारा जो कंटेंट है, डेटा है, उसको लेती है, उसको प्रोसेस करती है और नया नया डेटा कंटेंट बनाती है। जैसे कि आप लोग बार्ड में, चैट जीपीटी में जाके कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे ना, तो वो आपको 300 वर्ड में ऐसे यूपीएससी का ऐसे आपको लिख के देगी। तो ये नया कंटेंट जो है कौन बनाता है, जनरेटिव एआई करती है। उसके साथ नई म्यूज़िक बना सकती है, उसके बाद आर्ट्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें बनाने में, नई नई पेंटिंग्स बनाने में, है ना, खुद ही जनरेट करके आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है। बस आपको क्या देने की ज़रूरत है, इसको खूब सारा डेटा जो है आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है वो काम करेगी और आपको फाइनली रिजल्ट देगी। ये हमारा क्या है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसके कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इशू हैं, जो नया कंटेंट बनेगा उसके पेटेंट का क्या होगा, उसके कॉपीराइट का क्या होगा। मतलब इसमें तो कॉपीराइट होगा क्योंकि इसमें म्यूज़िक हो गया, है ना, पेंटिंग्स हो गई, आर्ट हो गया, इन सब के लिए क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। तो जो कंटेंट बनेगा उसका क्या कॉपीराइट किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। यूएस में क्या रेगुलेशन है, इंडिया में क्या रेगुलेशन है, ईयू में क्या रेगुलेशन है, इसकी बात इसमें की गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क ऑन विच जनरेटिव एआई रेस्ट एंड हु ओन्स द कंटेंट। तो कौन कंटेंट ओन करता है, सबसे पहले तो कंपनी होगी, क्या वो कंटेंट ओन करेगी, जो कंपनी है, जैसे कि चैट जीपीटी है, ठीक, उसके बाद बार्ड है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब पे ये सब कंपनीज़ के बनाए हुई ये क्या है, लैंग्वेज मॉडल हैं और जनरेटिव एआई हैं। तो जो भी कंटेंट बनेगा क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कंपनी होगी, या फिर जिसने कंटेंट बनाने में हेल्प किया है, जैसे कि हमने अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो कॉपीराइट हमारा होगा क्योंकि हमने बनाया है। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि कॉपीराइट किसका होना चाहिए। अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस जो कॉपीराइट ऑफिस है उसने क्लियर कट पोजीशन लेके रखी है। उसने कहा है कि एआई डेवलप्ड कंटेंट पे कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा जब तक कि उसे ह्यूमन ऑथर नहीं कर रहा है। इंडिया में चीज़ें अलग है। इंडिया में जो कॉपीराइट ऑफिस है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर इन इंडिया है, उन्होंने कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन किया था एक पेंटिंग का अभी रिसेंटली। उसके बाद ऑफिस के द्वारा कॉपीराइट तो कर लिया गया, लेकिन पहले तो उसे डिनाई कर दिया गया क्योंकि एआई का नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने जॉइंटली ऑथर वर्क के लिए किया कि मैंने जो है इसे ऑथर्ड किया है, ह्यूमन ऑथर्ड है प्लस मशीन एआई का है, तो इस पेंटिंग को क्या किया गया, कॉपीराइट दे दिया गया। जब इस पे कंट्रोवर्सी हुई तो ऑफिस ने क्या कहा, जो पेटेंट ऑफिस है उसने कहा कि हमने विड्रॉल का नोटिस दे दिया है ह्यूमन को, जिसको हमने क्या किया था, कॉपीराइट दिया था। ठीक है, तो ये इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक के वेबसाइट पे विड्रॉल का नोटिस नहीं डाला गया है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। दूसरा इसका व्यू क्या है, इसका दूसरा व्यू ये है कि अगर मान लीजिए आपने लिख दिया कि 300 वर्ड का ऐसे लिखना है जनरेटिव एआई के ऊपर और उसने लिख के दे दिया, तो सारा का सारा काम किसने किया, जनरेटिव एआई ने। तो वो कंटेंट जो है उसका कॉपीराइट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको एक से एक छोटी सी छोटी डिटेल्स बताई और उसके बाद फिर आपको कुछ आपने नया कंटेंट प्रिपेयर किया है, तो क्यों नहीं आपको जो है कॉपीराइट मिलना चाहिए। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ये डिबेट क्लियरली यस और नो की नहीं है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। तो ये पहला इशू हो गया है जिस पे यस और नो अलग अलग जो है देशों में बातचीत चल रही है और धीरे धीरे ये रेगुलेशन इवॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरा इशू क्या है, हाउ डू यू सी द यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द व्हाट इज़ हैपनिंग इन द यूएस एंड इंडिया। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एआई एक्ट पास किया है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। अपने अभी डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट ही बन रहा है, पर्सनल डेटा को बचाने की बात हो रही है, और यूरोपियन यूनियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट बना दिया गया है। तो एक जो सबसे बड़ा इशू है वहाँ एक्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, जितने भी मॉडल हैं, लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के से बैकिंग है। जैसे कि चैट जीपीटी को किसकी बैकिंग है, माइक्रोसॉफ्ट की। लामा को किसकी बैकिंग है, मेटा की। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो जो लोकल कंपनियां हैं उनके लिए नुकसान होने की संभावना है, और ईयू में ये चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया है जो एआई एक्ट है। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, दो चीज़ों के बारे में इसमें बात की जा रही है जो बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है ईयू के एआई एक्ट की। पहला, इफ़ समथिंग इज़ जनरेटेड थ्रू एआई
tools, then it needs to be tagged as a material generated by a AI tool. तो AI एक्ट में EU के क्या कहा है कि अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं और वो GAI से बना है तो आपको टैग करना पड़ेगा, नीचे लिखा, जैसे कि आप फ़ोटो खींचते हैं उसमें लिखा रहता है आईफोन, रेडमी, रियलमी, तो उस तरीके से ये लिखा होना चाहिए कि ये जो फ़ोटो बनाई गई है ये कंटेंट कहाँ से बना है, ये AI कंटेंट है या नहीं है। दूसरा क्या कहा है इसमें कि टू प्रोवाइड एटलीस्ट शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रेनिंग material use which is important from a copyright perspective, whether all this will be successful or not only time will tell। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मटेरियल बताना पड़ेगा कि आपने उसको कैसे बनाया है और उसमें कॉपीराइट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो EU का AI एक्ट है ये रिस्क बेस अप्रोच पर है। रिस्क बेस अप्रोच का मतलब क्या है, मैक्सिमम चीज़ इसमें प्रोहिबिट की गई है और कुछ कुछ चीज़ों के लिए क्या किया गया है, रियायत दी गई है। मतलब अप्रोच क्या है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें प्रोहिबिशन किया गया है क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। आगे बात करेंगे क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। यूएस की बात करें तो यूएस ने जो है, यूएस का जो रेगुलेशन है वो इतना ज़्यादा जो है डिटेल्ड नहीं है, बहुत रिलैक्स अप्रोच उसमें ली गई है। या तो वो मतलब सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी ज़्यादा रिस्क है नहीं, या फिर उनको लग रहा है कि इसके जो एडवांटेज हैं वो ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से, इसलिए हम रेगुलेशन इतने रिस्क बेस्ड अप्रोच पे नहीं कर सकते। इंडिया के लिए बात की जाए तो इंडिया के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच ही इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले समय में। ठीक है, इसके क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें रिस्क बेस्ड अप्रोच इसलिए अपनानी पड़ेगी, जैसे कि आप एक एक सेक्टर की बात करें, जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो हमें पता नहीं है एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा या स्टूडेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमें क्या एज वाली रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए अगर सब कुछ AI टूल में आपको मिल जाएगा तो जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर क्या असर पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है, उनकी क्रिएटिव कैपेसिटी पे किस तरीके से असर पड़ेगा, बेसिकली ये नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए एज रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है और जो AI एक्ट बनाया जाएगा इंडिया में उसमें रिस्क बेस अप्रोच ही अपनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करने की ज़रूरत है अलग अलग सेक्टर के हिसाब से। वर्टिकल प्रोहिबिशन भी होना चाहिए और एक कॉमन प्रोहिबिशन भी होना चाहिए, किस में, हमारे AI एक्ट में। समझ में आया क्या। नेक्स्ट हम बात करेंगे AI के, है ना, जनरेटिव AI के और अलग इश्यूज़ हैं, जैसे कि डीप फेक हो गया। ठीक, उसके बाद फिशिंग वाले ईमेल की हम पहले ही बात कर चुके हैं। डीप फेक, एग्जैक्ट चीज़ें, फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़, है ना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, राइट्स वगैरह हो जाते हैं इन सब चीज़ों के कारण। मस्जिद और जो टेम्पल्स के ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं उससे राइट हो रहे हैं, तो सोशल जो हारमनी है उसके इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बहुत हार्म हो सकता है, इसलिए रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए भी थ्रेटन है ना। नेशनल इलेक्शन में ये फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन चलती है जिससे पोलराइजेशन होने की संभावना है, उससे डेमोक्रेसी को भी खतरा है। इसलिए जनरेटिव AI को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इंडिया की बात करें तो DPDP एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। DPDP एक्ट शुरुआत में तो काफ़ी सही जब आया था पहला, है ना, जब पहला उसका ड्राफ्ट आया था तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में जो है वो प्राइवेसी से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट क्या था, इकोनॉमिक गेन्स में था, इकोनॉमी वैल्यू जनरेट करने में था। अभी जो है थोड़ा बहुत जो है लोगों के लिए राइट है कि हाँ ठीक है, थोड़ा अकाउंटेबल कर दिया है प्राइवेट एंटिटीज़ को जो भी डेटा उनके पास में है, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स बहुत ज़्यादा वीकन कर दिए हैं। इसलिए जो डिजिटल राइट एक्ट होगा, जो डिजिटल एक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं मिनिस्टर्स, वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल एक्ट हम लेके आएंगे, डिजिटल इंडिया एक्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा DPDP एक्ट से और लोगों के राइट्स को बचाया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी कि कैसा रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। EU से कुछ सीखने की ज़रूरत है, US से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क बेस अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी क्योंकि जनरेटिव AI के जितने बेनिफिट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके इश्यूज़ और इम्पैक्ट हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट। इसलिए उसे अक्रॉस सेक्टर, हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकल, इस सेक्टर स्पेसिफिक उसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया होगा होपफुली आपको पूरा का पूरा आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, डू यू थिंक
इंडिया रिक्वायर एन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम इसका जो आंसर है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा। एम एस स्वामीनाथन जी, कल की बात है, ही वॉज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 98। इसलिए ये आर्टिकल आया है, उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है और उनकी लीडरशिप के बारे में ये आर्टिकल है। तो GS4 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डायरेक्टली एम एस स्वामीनाथन को एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे उनकी लीडरशिप के बारे में। एम एस स्वामीनाथन किस लिए नोन है, ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, ये तो सबको पता ही है। और उसके बाद उन्होंने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि इंडिया को अब एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल में क्या बात की गई। एम एस स्वामीनाथन जी बेसिकली उस ज़माने में, है ना, बहुत बड़ा रोल अदा किया था इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में। क्या रोल अदा किया था इनने, ब्रीडिंग किया था क्या, नहीं, ऐसा कुछ ब्रीडिंग नहीं की गई थी, लेकिन ये पोटेंशियल को समझ गए थे, सेंट्रलिटी ऑफ साइंस को समझ गए थे एग्रीकल्चर में। और इनके द्वारा ये समझ पाना उस ज़माने में जब एग्रीकल्चर की हालत जो है एकदम प्रिमिटिव तरीके से चल रही थी, है ना, एग्रीकल्चर उस समय जो प्रोडक्शन होता था वो नॉर्मल सीड्स और बिना किसी फर्टिलाइज़र इन सब चीज़ों के होता था, यील्ड बहुत कम आती थी। इंडिया का PL 480 प्रोग्राम से जो है एड आती थी, जो पिग्स को खाना दिया जाता था US में, वही खाना इंडिया को भेजा जा रहा था। उससे हर्ट होकर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन उन सारी चीज़ों के पीछे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एम एस स्वामीनाथन जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि C सुब्रमण्यम एंड B शिवा रामकृष्णन, ये जो सिविल सर्वेंट हैं, इन लोगों ने भी बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए। जैसे कि 18,000 टन जो है सीड इंपोर्ट की गई मैक्सिकन वीट की, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी थी। ठीक है, तो आज के सिविल सर्वेंट में ये सारी चीज़ें मिसिंग है, ये कमिटमेंट क्या है, मिसिंग है। तो आप लोग इनका एग्जाम्पल भी GS4 में दे सकते हैं। ये काय का एग्जाम्पल है, करेज ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, और ये सारे पोटेंशियल को किसने पहचाना, एम एस स्वामीनाथन जी ने। उन्होंने साइंस की सेंट्रलिटी को पहचाना और ये चीज़ों को प्रमोट करने की बात की गई। ही वॉज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ समवन हु वॉज अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर साइंस and someone who could also work through the bureaucratic and political establishment for the translating his strategic vision into the farmer field। ठीक है, तो वो एक रेयर कॉम्बिनेशन थे जो कि एग्रीकल्चर साइंस के लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ में भी काम कर सकते थे। ऐसे लीडर्स बहुत कम होते हैं, ऐसे लीडर्स बहुत कम आते हैं। इसलिए आप ये लाइन को डायरेक्टली अपने GS4 के आंसर्स में टीप सकते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी का एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो जाएगी। और अगर आपको उन्हें ट्रिब्यूट देना है तो हमें क्या रिस्टोर करने की ज़रूरत है, द सेंट्रलिटी ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर। इसे हमें रीस्टोर करने की ज़रूरत है और उन्हीं की तरह हमें लीडरशिप प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उन्हीं की तरह हमें जो विजडम है हमारे फार्मर भाइयों के ऊपर, वो भरोसा दिखाने की ज़रूरत है, उन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उनके विजडम पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और उनकी एबिलिटी टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज़, उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि वो नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट और एडाप्ट दोनों कर पाएंगे, जैसा कि उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम किया था। अगर हम ये सब करेंगे तभी हम स्वामीनाथन जी को सही तरीके से ट्रिब्यूट दे पाएंगे, ऐसा आर्टिकल में कहा गया। इस तरीके की चीज़ें आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या थी, मोर इनपुट मोर आउटपुट स्ट्रैटेजी थी। और उसकी उस समय बहुत इंपॉर्टेंस थी क्योंकि उस समय बिल्कुल इंडिया के पास जो खाने की स्थिति थी बहुत ख़राब थी, प्रोडक्शन बहुत कम था। बाहर से खाना PL 480 प्रोग्राम से आता था और वो खाना दिया जा रहा था जो सुअरों को देते हैं US में। ठीक है, तो इंडिया का ईगो हर्ट हुआ था और उसके बाद इंडिया ने अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया और ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। कैसे, नई सीड वेराइटीज़ जो हाई यील्ड वेराइटी है उसे इंट्रोड्यूस किया, फर्टिलाइज़र इंट्रोड्यूस किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाया और इंडिया ने प्रोडक्शन बना के 1971 में सेल्फ सफिशिएंट किया। लेकिन इसके कई सारे इकोलॉजिकल हार्मफुल इम्पैक्ट भी हुए। इसलिए अब कहा जा रहा है कि हमें क्या ज़रूरत है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है, लेस इनपुट मोर आउटपुट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और ये किसने कहा है, स्वामीनाथन जी ने ही
कहा है, उनका बहुत बड़ा रोल था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट तो इंडिया बन चुका है, लेकिन अब उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। उनके द्वारा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की जो डेफिनेशन दी है वो आप बिल्कुल लिख लीजिए, आप डायरेक्ट उनको कोट करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन परपिचुटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। ये क्या है, डेफिनेशन है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन लिखी जाएगी और अकॉर्डिंग टू MS स्वामीनाथन लिखा जाएगा, तो बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब क्यों ज़रूरत है, तो सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों सबसे बड़ा रीज़न है, विंटर शॉर्ट हो गया है, टेम्परेचर बहुत स्पाइक हो रहे हैं, प्रेसिपिटेशन है ना, बहुत आल्टर्ड प्रेसिपिटेशन हो गया है, कभी पानी आता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ये सारी इश्यूज़ अभी आ रहे हैं और इसलिए इंडिया को जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी होना चाहिए, इकोलॉजिकल या इको फ्रेंडली होना चाहिए। समझ में आए क्या? तो क्या क्या रीजंस हैं ER होने के, क्यों ज़रूरत है हमें? एक तो लो प्रोडक्टिविटी है, हमारी यील्ड जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के कुछ साल बाद स्टैग्नेंट हो गई थी राइस और वीट की, और फिर अब कितना भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं। इसलिए हमें ऐसी मेथड को यूज़ करना है जिसमें एनवायरमेंट का जो दोहन है वो ना हो सके। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज हमने अभी डिस्कशन कर लिया। क्लाइमेट चेंज के कारण हमें क्या ज़रूरत है, बेहतर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ऐसे एनवायरमेंट बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हो रहे थे, वो सारे इश्यूज़ के कारण हमें क्या की ज़रूरत है, ER की ज़रूरत है। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फर्टिलाइज़र वगैरह से बहुत बढ़ गई है, अगर हम बिना उसके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, हमारी जो फूड ग्रेन है वो अफोर्डेबल हो जाएंगे। इन सारे रीज़न के कारण हमें एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करने की ज़रूरत है, बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग हो गई, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके की टेक्निक को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। साइंटिस्ट और फार्मर का इंटरेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। वाटर शेड मैनेजमेंट से ग्राउंड वाटर का जो बेहतर यूज़ है वो हो सकता है, रिचार्ज हो सकता है, और वाटर शेड मैनेजमेंट से बेहतर एग्रीकल्चर जो है आउटपुट हमें मिल सकता है, जो कि इको फ्रेंडली वे है। इन सारे चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है। और साथ ही जो इसमें कहा गया है कि सेंट्रलिटी ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर में रीस्टोर करने की ज़रूरत है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन जी। इनको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं आप। तो बेसिकली हमारा जो आर्टिकल था यही था। होपफुली आपको GS3 के पर्सपेक्टिव से, 4 के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ द कुकीज़। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्लियरली दिया हुआ है कुकीज़ क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की बात की जाएगी। आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हॉट है ये टॉपिक, है ना। मेंस में शायद ना भी पूछे, लेकिन प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कुकीज़ के बारे में, है ना। कुकीज़ मतलब बिस्किट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल कुकीज़ की बात की जा रही है। डिजिटल कुकी आप लोगों को वैसे तो ये पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी बात करते हैं। डिजिटल कुकीज़ क्या होती है, जब आप कोई भी वेबसाइट में विज़िट करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस में सेव हो जाती है। वो इन्फॉर्मेशन अगली बार जब भी आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको जो भी चीज़ें दिखाई जाएगी, आपकी पुरानी विज़िट करने की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से दिखाई जाएगी। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एक्सपीरियंस, उसको शेप करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है ये कुकीज़। ठीक है, अगर आप ये जो बिट ऑफ कोड अगर आप डिलीट कर देते हैं अपने मोबाइल से, तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट में जो आप लास्ट टाइम विज़िट किए थे वो सब कुछ चली जाएगी। अगर आपने लॉगिन किया था तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल भी रहेंगे अगर आपने कुकीज़ रखी हुई है, और अगर आपने डिलीट कर दिया है तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी चले जाते हैं। तो है ना, बहुत आसान कर देता है हमारा जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है ये कुकीज़। लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं। क्या इश्यूज़ हैं उनकी बात की जाएगी। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। क्या है आर्टिकल, इन द डिजिटल रैम द कुकीज़ हेल्प इन पर्सनलाइजेशन एंड यूज़र कन्वीनियंस। जो यूज़र का कन्वीनियंस है और पर्सनलाइजेशन है उसमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप कोई अमेज़ॉन वेबसाइट की बात करते हैं, कुकीज़ रिमेंबर द कस्टमर प्रीवियस इंटरेक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स दे हैव ब्राउज टू परचेज दे हैव मेड। सारी चीज़ें जो लास्ट टाइम आपने किए थे अमेज़ॉन वेबसाइट पे, सारी चीज़ें क्या करता है कुकीज़, याद रखता है। अगले बार जब भी जाओगे वही तरह के प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे। साथ में जो एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको उसी तरीके की ही दिखाई देगी जो आप लोग देख रहे हैं, है ना। इसलिए आप जब भी बातचीत करते हैं कि यार मुझे ब्रश लेना है और सडनली वो ब्रश के रिलेटेड चीज़ें आने लगती है, उसमें बहुत बड़ा रोल क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो होता ही है और कुकीज़ का भी होता है। आपको वही वही चीज़ें दिखाई जाएगी जो आपको इम्पॉर्टेंट या आपको जो खरीदना है। मान लो आपको लैपटॉप लेना है, आपने सर्च किया, आपको एडवर्टाइजमेंट भी लैपटॉप की ही दिखाई जाएगी। तो आपका जो पर्सनलाइजेशन है और यूज़र कन्वीनियंस है कुकीज़ के कारण काफ़ी बेहतर हो जाता है हमारे ऑनलाइन जो सर्फिंग है उसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये कुकीज़ है। अब क्या क्या टाइप की होती है, हम ये तो हमें समझ में आ गया कुकीज़ क्या है। टाइप्स देख लेते हैं। एक होती है सेशन कुकी, जो टेम्पररी कुकीज़ होती है ना। जैसे ही आप ब्राउज़ करोगे, वेबसाइट में रहोगे, तब तक के वो रहेगी, और जैसे ही आपने ब्राउज़र जो है बंद किया वो वैनिश हो जाती है, वो उसी समय तक रहती है। जैसे कि आपने अपना जो है ये जो सेशन कुकी होती है, आपके जो शॉपिंग कार्ट है उसको रिमेंबर करने में आसानी रखती है ना। आपने जो कार्ट में डाल के रखा है तब तक के रहती है, आपने अगर ब्राउज़र में रखा हुआ है तो आपके कार्ट में रहेगा, लेकिन आपने बंद कर दिया तो वो वैनिश हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है परसिस्टेंट कुकीज़। ये क्या है, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है बुकमार्क्स के, है ना। इसमें क्या होता है, एक बार आपने चीज़ें सेव कर दी तो वो हमेशा रहती है। जैसे कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, एक बार आपने डाल दिए तो आपको अगले बार वेबसाइट जाओ तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली सिर्फ साइन अप करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, पहले से डेटा सेव होता है। तो ये होती है परमानेंट कुकीज़। हमारी जो थर्ड होती है वो सिक्योर कुकीज़ होती है, और वो सिर्फ एनक्रिप्टेड कनेक्शन के ऊपर ही भेजी जाती है। मतलब इसमें इन सिक्योर कुकीज़ में सेंसिटिव डेटा क्या होता है, सेव्ड होता है। जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए, आपके बैंक से रिलेटेड जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो कायम में होंगे सिक्योर जो है कुकीज़ में। एक होती है थर्ड पार्टी कुकीज़। इसमें क्या होता है, जो वेबसाइट में जा रहे हैं उसके दूसरी वेबसाइट के जो डोमेन होते हैं वाली कुकीज़ भी आ जाती है। ये कुकीज़ जो है इसका एक्सपीरियंस हार्मफुल भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है। इशू क्या होता है, जो डिजिटल प्राइवेसी है हमारी वो जो है इंट्रूड होती है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ डिजिटल प्राइवेसी, ये सबसे बड़ा कुकी के साथ इशू है, ठीक है। तो क्या इशू है इसमें, शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसर्न है प्राइवेसी कंसर्न। क्या होता है, आप लोग जो भी आपका बिहेवियर है ऑनलाइन उसको पूरा का पूरा ट्रैक डाउन किया जा रहा है कुकीज़ के थ्रू, है ना। तो ये कुकीज़ के थ्रू आपके जो प्राइवेसी है, डिजिटल प्राइवेसी, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको पूरा का पूरा ट्रैक किया जा रहा है। उसी तरीके से आपके बिहेवियर के तरीके से ही आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। आपको वही वीडियोस आते हैं जो आप एक बार लाइक कर देते हो। इंस्टाग्राम देख लो, है ना, सबको पता है इंस्टाग्राम में लड़कों के क्या चल रहा है, तो वही चीज़ें दिखाते हैं जो आप एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिक्योरिटी इश्यूज़, है ना। जो भी आपने लॉगिन वगैरह क्रेडेंशियल इसमें डाल के रख दिए हैं, सेव्ड कर दिए हैं, वो सारे क्या हो सकते हैं, साइबर क्रिमिनल उसे हैक कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा भी मतलब इतना प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, तो ये इशू है। इंडिया की बात करते हैं तो DPDP एक्ट लाया गया है। इसमें पहले तो डायरेक्टली ऐसे कोई डब्बा भी नहीं आता था कि डिनाई कर दो कि कुकीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। पहले तो ऐसा एज्यूम किया जाता था, वेबसाइट गए तो वो चीज़ें सेव हो ही जाना है। लेकिन अभी डायरेक्टली एक बॉक्स आता है, उसमें कहा जाता है कि जो नेसेसरी नहीं है आप उसको अवॉइड करिए। कुछ कुकीज़ होती है जो नेसेसरी होती है, उसको आपको ओके करना ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा जो नया DPDP एक्ट है उससे थोड़ा बहुत प्राइवेसी बेहतर हुई है। और जो फोर्थ इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है हमारा, वो है थर्ड पार्टी कुकीज़ का। हमने एक वेबसाइट पे गए और दूसरी वेबसाइट में आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको सेव कर लिया जाता है, ये एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से किया जाता है। और उसके साथ बहुत सारे पॉपअप भी आ जाते हैं कई बार। अगर आप उसी वेबसाइट में जा रहे हैं तो उसमें 10-15 चीज़ें खुल गई सामने, एडवर्टाइजमेंट खुल जाते हैं। तो यही बेसिकली थर्ड पार्टी कुकीज़ के कारण होता है। उससे जो हमारा ऑनलाइन वेब एक्सपीरियंस है वो स्लगिश हो जाता है, हमारी जो वेब है वो स्लो चलने लगती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें एक साथ खुल जाती हैं। ये किसके कारण होता है, थर्ड पार्टी कुकीज़ के कारण होता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं किसके साथ, कुकीज़ के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कुकीज़ आर बोथ स्वीट एंड कॉम्प्लेक्स। उसका जो रोल है ऑनलाइन एक्सपीरियंस बेहतर करने में भी होता है, और कई बार इरिटेशन भी हो जाता है, जैसे कि ये वेबसाइट खुल जाती है, कई सारे पॉपअप खुल जाते हैं, ये सारे थर्ड पार्टी कुकीज़ के कारण होता है, ठीक है। तो कुकीज़ का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट वमेंट करिए, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम कुछ कमेंट करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमें भी, ठीक है। थैंक यू।